बजेगा तो क्या? नमस्कार। सुनील जी, मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है कि जो साथी कई कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरी में फैसला दिया है या आप करना था ऐसा या बचा लिया, तमाम चीजें कही जा रही है। लेकिन आधार कार्ड को जोड़ दिया जाना, जो कहा प्रफुल्ल भाई ने, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आधार कार्ड को जोड़ देने का मतलब है, आप जो आए थे लेकर के कि हम जो है नागरिकता तय करेंगे, एनआरसी तय करेंगे, आधार पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या आपको लग रहा है ये आम आदमी की जीत है, संविधान की जीत है? क्योंकि आम आदमी और संविधान की बात कल भी हम कर रहे थे। राहुल गांधी के संघर्ष की जीत है, या अभी जो कुछ बच गया, चुनाव आयोग की जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची है, सुप्रीम कोर्ट ने ढकी है जिस प्रतिष्ठा को, क्या बिहार की सड़कों पे वो प्रतिष्ठा पूरी तरह से अगर सही अगर नहीं होता, जो कहा प्रफुल्ल भाई ने कि इरादा को ठीक किया है, अगर इरादा नहीं ठीक करता चुनाव आयोग, तो क्या बिहार की सड़कों पर उसकी इज्जत की ऐसी की तैसी होगी? धन्यवाद रंजय जी। भारत सरकार की जो ईमानदारी के, भ्रष्टाचार के खिलाफ होने की, कॉर्पोरेट के के खिलाफ या अनुचित लाभ न लेने का जो एक बड़ा भारी आडंबर बना रखा था, और इलेक्टोरल बॉन्ड की इस खबरें सामने आते ही सब धराशायी हो गया कि किस तरीके से कॉर्पोरेट से पैसा लिया गया, और पारदर्शिता के नाम पर, ब्लैक मनी रोकने के नाम पर जो कानून बनाया गया था वो कितना गैर संवैधानिक था, और उसकी आड़ में क्या किया जा रहा था। वही स्थिति भी आएगी जब 66 लाख लोगों के नाम सामने आएंगे। निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र करने का प्रयास कर रही थी, वो धराशायी हुआ। लोगों से मताधिकार छीन करके सत्ता पाने की जो कोशिश चल रही थी, उसको भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। लोगों के, एक लोकतांत्रिक देश में जो मताधिकार, एक अधिकार मिला हुआ है संविधान से, उसको बचाने की का एक आदेश जारी किया। इस इतने लंबे कानूनी संघर्ष की आवश्यकता थी नहीं। निर्वाचन आयोग ने जो काम किया, निर्वाचन आयोग ने इतने लंबे संघर्ष के लिए मजबूर किया लोगों को। और आप इस एक टिप्पणी में पूरा सार है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोगों को तनाव में डालने के लिए इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती है, उनको सुविधाजनक स्थिति में रखने के लिए इस तरह की प्रक्रिया होती है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा था? कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। जो चीजें गैर संवैधानिक थी, गैर कानूनी थी, और उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। अगर आप किसी का नाम मतदाता सूची से काटेंगे तो उसको बताएंगे नहीं आप कि आपका नाम मतदाता सूची से कट गया। और जो बात की जा रही थी कि फॉर्म 6 का उपयोग करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब इनका नाम सामने आएगा तो मतदाता सूची के हिस्सा होंगे, उनका, वो नए मतदाता की श्रेणी में नहीं आएंगे। वो आप अभी तक जो निर्वाचन आयोग कर रहा था, वो ये कर रहा था कि वो जिनको हटा दिया है या जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, वो नए मतदाता है। वो स्थिति खत्म हुई। जिनका नाम 2025 के मतदाता सूची में है, वो मतदाता सूची में है, उनका नाम आपने काट दिया, और किन कारणों से काटा ये आपको बताना पड़ेगा। और अब सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि उनके आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वह केवल उनको ये डॉक्यूमेंट देने होंगे, जिससे आप, उन्होंने कह दिया कि मृत हो गए, वो अपना आधार कार्ड लेकर के चले आएंगे कि लिए साहब तो जिंदा है। या उनको ये बता दिया गया कि तो माइग्रेटेड है, वो लेके चले आएंगे कि हम, ये देखिए मेरा आधार कार्ड है और मैं यही रहने वाला हूं। अगर आप उनको बताएंगे कि साहब ये जगह जगह इन लोगों का नाम मतदाता सूची में है, तो कहेंगे नहीं, मेरा नाम मतदाता सूची में कहीं नहीं है। ये जब तथ्य सामने आएंगे तो एसआईआर को, जिस बहाने से, जिन तर्कों के साथ एसआईआर को लागू किया जा रहा था, वह पूरी तरह से खोखला साबित हो जाएगा। कि आप जो कह रहे हैं, मैं वही सोच रहा था कि वो खाली बाघ का खाल रह गया, भीतर भूसा भर दिया गया है। ये जो भर दिया आधार एसआईआर के, वाकई जो कहते हैं आप ना, ये जो लक्ष्य था इसका, जो लक्ष्य था कि मतदाताओं को, या जो गैर भाषा मतदाता है उसको मतदाता सूची से बाहर करो, वो खत्म हो गया। समाज के कमजोर वर्ग लोग, दलित, पिछड़े, महिलाएं, भूमिहीन, आर्थिक रूप से विपन्न लोग, इन लोगों को जो मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश की जा रही थी, वो का पूरा षड्यंत्र खत्म हो गया।
किसी को समझ बात नहीं आ रही थी कि जिनका नाम आप मतदाता सूची से अलग कर रहे हैं उनको बताने में क्या दिक्कत है। किसी को यह बात नहीं समझ में आ रही थी कि डिजिटल मतदाता सूची यानी कि ट्रेसेबल, जो सर्वोच्च न्यायालय ने शब्द प्रयोग किया है कि सर्चेबल आपको मतदाता सूची अपलोड करनी है, क्या दिक्कत है आपको क्लिक करने में। और ये भी कहा, ये ऐसा नहीं कि कह करके उनको ऊपर छोड़ दिया, ये कहा है कि कंप्लायंस रिपोर्ट भी आप सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करेंगे कि आपने पोलिंग बूथ स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर, जिला मुख्यालय पर आपने सूची को पब्लिक रूप से डिस्प्ले किया है और इसका प्रचार किया बाकायदे। और ये प्रचार ये नहीं है कि किसी टंटम बम किसी अखबार में आपने छपवा दिया, काम चल गया। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में आपको इसके विज्ञापन छपवाने हैं और यह विज्ञापन या नोटिफिकेशन अलग से छपवाना है कि आधार कार्ड और इपिक आप जमा कर सकते हैं अपने प्रमाण पत्र के रूप में। इन्हीं चीजों को तो बताने का प्रयास कर रहा था निर्वाचन आयोग। और यह जो चिंताएं हमारी आपकी हो रही हैं वह गोदी मीडिया के द्वारा बनाया गया वातावरण है। सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई चल रही थी, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो यह निराशा की स्थिति नहीं थी। मैं आज सवेरे भी कहीं कह रहा था कि कतई नहीं, मैं तो पूरी तरह से आशान्वित हूं। कानून का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं आप, जो स्पीकिंग कानून है। अगर 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 जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि 2003 में जो आपने IR करवाया था तो उसमें आपने 50 कौन कौन से अभिलेख मांगे थे, क्या जवाब हमें बताता है निर्वाचन आयोग के पास? वो कह सकता है क्या कि हमने आधार कार्ड को स्वीकार कर दिया था? और आज आधार कार्ड को जिसको सलाह दे रहा था सर्वोच्च न्यायालय और अपने हठधर्मिया पर टिका हुआ था, अपने इस साजिश के तहत कि स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं आधार कार्ड को, आज उसके लिए आदेश कर दिया और ये कहा कि निवास और पहचान का प्रमाणिक डॉक्यूमेंट है, आप स्वीकार कीजिए आप उसको। तो ये आज का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है वह लोगों के मन में जो तमाम तरह की आशंकाएं हो रही थी उनको दूर करने का तो ही है। एक जो बड़ी साजिश चल रही थी लोगों से मताधिकार छीनने का, वो खत्म हुआ है। बिना जन समर्थन हासिल किए सत्ता में आने की जो कोशिश की जा रही थी वो खत्म हुआ है। जो समाज के एक बड़े वर्ग को मतदान से वंचित करने की कोशिश की जा रही थी वो खत्म हुआ है। और आज का निर्णय ये सही है, जो सहीद भाई ने कहा, आज का जो अंतरिम निर्णय है वो पूरे जो आने वाला निर्णय होगा उसका एक ढांचा खड़ा कर दिया। अब आधार कार्ड खत्म होने वाला नहीं है। अब जो जिन लोगों के नाम आपने मतदाता सूची से हटाए हैं उनका नाम आपको लाना ही लाना पड़ेगा। और मेरा ये प्रिजम्पशन है, मैं ये सोच सकता हूं कि अगर इनमें बहुत गड़बड़ियां सामने आई, यानी कि 65 लाख लोगों में 40 लाख लोग खड़े हो गए कि साहब हम तो जिंदा हैं और हम कहीं छोड़ के नहीं गए हैं, तो यह संभव है कि SIR की पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय ध्वस्त कर दे। कहते कि नहीं, आपका पूरा का पूरा अभियान उचित नहीं है, आपका मंतव्य गलत है। और यह सवाल पैदा होगा अभी। SIR के खिलाफ मैं भी नहीं हूं, मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन टाइमिंग को लेकर के मेरा भी विरोध है। यह समय SIR कराने का नहीं है बिहार में। लेकिन सुनील जी, ये अच्छा आपने बिंदु दिया। मैं बार बार इस पर ये हो जाता हूँ, SIR के पक्ष में। SIR का मतलब जो था या जो है वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। इंटेंसिव रिवीजन क्या है? वो क्या बेमतलब है, ये बेमतलब है। तो फिर उसका मतदाता सूची क्या मतलब है? ये SIR का मतलब मेरा मतदाता पुनरीक्षण का अभियान, मेरा ये कहने का मतलब है। मतदाता पुनरीक्षण में यानी कि जो कुछ कहना चाह रहे हैं, ये जो इसका शीर्षक जो दिया है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये पहला 2 वर्ड्स को हटा दिया जाए तो ये इट्स ए रेगुलर एक्सरसाइज टू रिवाइज द इलेक्टोरल। ये नियमित, यह धनंजय जी नियमित प्रक्रिया है, ये नियमित प्रक्रिया है। हर चुनाव में मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई आपको तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जैसे हम पासबुक अपडेट कराते हैं या जैसे हम अकाउंट में पैसा निकालते हैं डालते हैं, वैसा कर दीजिए आप। वही है, ये हमारे देश में है, यह प्रक्रिया वही है धनंजय जी, यह प्रक्रिया वही है। जब IR आप करवाते हैं, पुनरीक्षण करवाते हैं मतदाता सूची का, हर चुनाव के पहले होता है, बाकायदे बड़े बड़े विज्ञापन निकलते हैं। इसका उद्देश्य केवल होता है कि अगर कोई योग्य मतदाता बच गया है जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, उसको शामिल किया जाए
और ऐसे लोग जो दिवंगत हो गए हैं या शहर छोड़ के चले गए हैं, नई जगहों पे चले गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए। और ये ऐसा नहीं होता कि 60 लाख, 67 लाख, 50 लाख या 25 लाख लोग मतदाता सूची से अलग हो जाए, या 25 लाख लोग दिवंगतों के श्रेणी में रख दिया जाए। ये कभी नहीं हुआ है, किसी राज्य में नहीं हुआ। तो यह नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने का ध्येय ही नहीं था। यह ध्येय था कि बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना और एक जो आज का सत्तारूढ़ दल है उसको लाभ पहुंचाना। और यह इसके लिए आईआर नहीं किया जाता। दूसरी चीज कि पुनरीक्षण के समर्थन के बावजूद आज जिस समय में या जिस कालखंड में कराया जा रहा है, यह उचित नहीं है। बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ग्रस्त। जी सुनील सर, इसको पहले साल में 2 बार करते थे, जो रेगुलर रूटीन होता था। अभी 4 बार करते हैं। अभी 4 बार करते हैं, ये रूटीन रिवीजन होता है। लेकिन जैसे रूटीन हर चुनाव के पहले होता है सर ये चलता रहता है। वो हर चुनाव के ठीक पहले नहीं होता है, लेकिन वो होता रहता है, उनका डेट बंधा हुआ है। तो ये वो रूटीन एक्सरसाइज है, चलते रहता है। नहीं, उसके साथ ही जैसे रेगुलर ऑडिट के साथ साथ एक स्पेशल ऑडिट भी होता है, फॉरेंसिक ऑडिट भी होता है। तो स्पेशल का नहीं, लेकिन इंटेंसिव रिवीजन का तो प्रोविजन है एक्ट में। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोविजन नहीं, कभी देश में हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी चीज है ना कि आप इसका नाम कुछ भी दे दें, उद्देश्य यह होना चाहिए था कि जो लोग मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित हो गए हैं उनको शामिल किया जाएगा, और जो दिवंगत हो गए हैं उनके, और इसके लिए नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है, यह बीएलओ घूम ये करता है। और आज भी निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? आज भी निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को अविश्वसनीय बनाने का प्रयास कर रहा है। आज उसकी विज्ञप्ति पढ़ी है। वो ये कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है। इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? बीएलओ का ये काम है ना। आप निर्वाचन राजनीतिक दलों का इंतजार क्यों करें? आप याद कीजिए, यही निर्वाचन आयोग है। हमारे आपके समय में ही पहले चुनाव के पहले राजनीतिक दल जो है वो इलेक्शन की पर्चियां घर घर पहुंचाते थे। निर्वाचन आयोग ने इसकी व्यवस्था की कि नहीं, वो करे चाहे न करे, जिला निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह घर घर पर्ची पहुंचाएगा चुनाव के ठीक पहले। ये उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई, बल्कि उसको मना कर दिया गया। वही राजनीतिक दलों के बस्ते लगाने के लिए मना किए गए कि जो आप पोलिंग बूथ के सामने बस्ते लगा के बैठ जाते हैं, उसको रोकने की कोशिश की गई कि सीधे निर्वाचन आयोग शामिल हो। आज वही काम सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिससे जो आम नागरिक है उसके किसी के ऊपर निर्भरता नहीं रहेगी, वो अपने स्तर पर इन कामों को कर लेगा। तो जितना पाखंड रच रखा था निर्वाचन आयोग ने, सबको ध्वस्त किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। और इसी की आवश्यकता थी, और लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें गोदी मीडिया का जो नैरेटिव था वो भी ध्वस्त हुआ है। गोदी मीडिया क्या नहीं बात कर रहा था। एसआईआर के पक्ष, एसआईआर को खारिज नहीं किया, ये नहीं किया, मतदाता सूची को प्रकाशित करने से मना करने मांग की अस्वीकार, क्या बातें कही जा रही थी। लेकिन ये वही नैरेटिव था। लेकिन ये पूरे के पूरे विमर्श को सर्वोच्च न्यायालय ने बेनकाब किया है और लोगों के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ा है, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ा है, जो उसकी जिम्मेदारी भी है। सैयद भाई, ये बतलाइए कि क्या आपको लग रहा है कि अब इसके बाद ये जो हुआ है, और एकदम बहुत करेक्ट कहा सुनील जी ने भी, मैं भी सोच रहा था कि खाल रह गई। वो गांव में कहावत है कि रस्सी जल गई ऐठन रह गई। तो ये रस्सी को जला दिया, ऐठन अभी अगर बचा हुआ है कि हम सुप्रीम हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, बाध्य नहीं है, जो चाहेंगे करेंगे, जिसको चाहेंगे मतदाता सूची से बाहर कर देंगे, कारण नहीं बताएंगे। अगर आपको फिर से आना है तो नया मतदाता सूची का फॉर्म भरो। लगा कि ज्ञानेश गुप्ता जी का ही देश है, उनके पिताजी उनके दादाजी लेकर के आए थे। वो है ना, हम लोग की में कहानी है कि वो जो है समुद्र से किस तरह से निकाल के लाया था, तो इनके दादाजी निकाल कर लाए थे। ऐसा प्रसंग बना दिया इन्होंने। हम लोग के बाप दादा तो कीड़े मकोड़े तो कुछ किया नहीं था, सब इन्हीं का था। ऐसे अफसरों पे इतना गुस्सा मुझे आता है कि मैं कुछ अगर होता तो इनको
क्या पता नहीं क्या करता है। खैर जाने दीजिए। सैयद क्या भाई है क्या देखिए, लगता है कि इस प्रक्रिया पर ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने कानून बना लिया है संसद में बैठ करके कि भैया मैं तय करूंगा और मेरा एक परिचित व्यक्ति होगा, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, है भी तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्या इस पर अब सवाल नहीं उठना चाहिए, इसी पे बहस, इसी पे आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे लोगों को नियुक्ति ही नहीं होगी अगर सही तरीके से नियुक्ति होगी? देखिए ये बात तो मैं पहले भी कर चुका हूँ कि प्राइमरीली जो ड्यूटी थी सुप्रीम कोर्ट की कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने का, जो उन्होंने अध्यादेश लाए थे उसको पलटने के लिए, पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें इंक्लूडेड थे, लेकिन उन्होंने वो अध्यादेश लाके उसको पलट दिया और सीजेआई के जगह पे अपने अपने ही कैबिनेट के एक मिनिस्टर को उन्होंने इंक्लूड कर लिया। तो वो प्राइमरी एक ड्यूटी थी सुप्रीम कोर्ट से ही ये हम उम्मीद कर सकते थे कि वो इसको रोक देते, क्योंकि इससे इलेक्शन कमीशन का जो चरित्र है, इलेक्शन कमीशन का जो इंडिपेंडेंस है, वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। लेकिन वहां से सुप्रीम कोर्ट से उस दिशा में कुछ निर्णय नहीं लिया गया। अब जो है देखिए, जैसे भारत भूषण जी ने कहा, बहुत सही कहा उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के लिए उनकी इंटीग्रिटी और उनकी क्रेडिबिलिटी को बचाने का एक बहुत बड़ा सवाल था। आज अगर ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी एक संस्था के सामने अगर ये धराशायी हो जाते तो इस देश का क्या होता, इस सुप्रीम कोर्ट का क्या होता। तो ये जो इंटीग्रिटी को बचाने का जो एक सवाल था, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बराबर खरे उतरे और उन्होंने दिखा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि यू आर जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। आपकी जो जुरिस्डिक्शन है, आपका जो दायरा है, आप उसी के अंदर काम करिए। उन्होंने उनको पाठ पढ़ा दिया। और दूसरी बात है, मैंने इससे पहले भी कहा था, एक दो दिन पहले जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, कि देखिए देश का जो राजनीतिक परिस्थिति है, वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है, जिस तरीके से 300 से ज्यादा एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जब सड़क पे उतर गए और उन्होंने नारे देना शुरू किया कि वोट चोर गद्दी छोड़, और उन्होंने पुलिस के सामने, पुलिस के साथ बाकायदा उन्होंने संघर्ष किया, और ये जन आंदोलन का जो स्रोत था, ये धीरे धीरे देश के गली मोहल्ले तक पहुंचते हुए दिख रहा था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए न्यायाधीश लोगों को ये नहीं दिखता है? वो भी देखते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति क्या है, राजनीतिक परिस्थिति बदल रहा है, और कहीं ना कहीं इस तरह के जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको प्रभावित किया होगा, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो है वो भी कहीं ना कहीं अदालत के जो आदेश पारित किया जाता है उसको भी प्रभावित करता है। जी धनंजय। जी। एक प्रफुल्ल भाई लास्ट आपसे एक सुनील जी से भी और आपसे एक दो दो लाइन ज्यादा नहीं, चूंकि टाइम हो गया है। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से अब आगे जो बिहार में चल रहा है एसआईआर को लेकर के, या जो राहुल गांधी जा रहे हैं 17 तारीख से वहां करेंगे, और मौका मिल गया है एक तरह से कहिए कि तेजस्वी यादव को और विपक्ष को, खास करके बिहार में जो विपक्ष है उसको एक मजबूती मिली है इस फैसले से, क्या असर करेगा चुनाव, बिहार चुनाव में आपको क्या लग रहा है? अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। देखिए मुझे तो ये लग रहा है कि जिस ढंग से ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ने की है, तो ट्रांस जो है बड़ा ही चमत्कारिक शब्द है अंग्रेजी का। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको रीडिफाइन और रीऑर्गेनाइज करने की तो जरूरत है ही।
जिन लोगों को इन्होंने मृत घोषित कर दिया है या जिनका एक्सक्लूजन हो गया है, उनको निकालने की प्रक्रिया अभी भी इनको फिर से करना होगा। इंडिविजुअल लेवल पर अगर वो होता है तो इनको क्यों निकाल दिया है, किसके रिकमेंडेशन से निकाला है। कुछ तो जेन्यून निकले होंगे, ऐसा नहीं कि जेन्यून नहीं निकले होंगे, लेकिन अधिकतर ऐसे भी हो सकते हैं जो जेन्यून नहीं होंगे, जो इन्होंने अपने आप को जीवित साबित किया है। मुझे नहीं लगता है कि इस स्टेट में चुनाव जो है सो संपन्न कराया जाना संभव होगा। मुझे पूरी आशंका है कि चुनाव आयोग कहेगा कि मैं सारा काम किया जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। और ये चुनाव जो है सो अभी जो 6 महीने का वैसे भी समय रहता है, ये चुनाव या फिर राष्ट्रपति शासन हो, ये चुनाव मुझे लगता है कि डेफर हो जाएगा, क्योंकि जिस ढंग से पॉलिटिकल टेम्पो पकड़ लिया है विपक्ष के तरफ से, उसमें रुझान आ गया है, सत्ता पक्ष हर हाल में अब चाहेगा कि चुनाव को हम रोकें, यही मुझे लगता है। और यही बात जो उसको कह रहे थे आपकी सुप्रीम कोर्ट में इनके आयोग की नियुक्ति के बारे में ये किया जाना चाहिए, वो केस तो पहले से ही चुनाव आयोग इसमें सुप्रीम कोर्ट में है, तो केस किया जा चुका है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही। कभी सुनवाई होगी जब फेवरेबल वातावरण आएगा। तो न्याय का वातावरण भी बहुत चमकता हुआ नहीं है, क्योंकि इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि सरकारी तंत्र के हिसाब से उनको अपने प्रभाव में लेने की कोशिश अभी भी जारी है। तो देखिए कि क्या होता है। इसलिए मैं बार बार प्रश्न ये उठा रहा था कि इसको क्या लार्जर बेंच में भी भेजा जा सकता है कि नहीं, जब फाइनल ऑर्डर होने के पहले ये बेंच भेज सकती है कि नहीं भेज सकती है। तो अभी देखा जाए कि क्या होता है जी। देखिए प्रफुल्ल भाई, वो ये जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई अगर कोई बात होती है तो वो लार्जर बेंच को रेफर किया जाता है। ये कोई ये मसला जो है, ये कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड मामला नहीं है। ये जो भी है दो जजेस के जो बेंच है उसमें भी वो कर सकते हैं। अगर जजमेंट पास होने के बाद अगर उस तरीके से इसके ऊपर कोई सवाल या निशान लगाया जाए तो वो डिपेंड करता है कि वो लार्जर बेंच को रेफर किया जाए या नहीं किया जाए। देखिए मैं इस बात को अभी आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं, मेरे उतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन सुनील सर ने ठीक ही कहा था और आपने भी पहले इसे स्ट्रक्चरल मामला कहा था, और ये नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसलिए ये बुनियादी बात है कि हमारी नागरिकता कैसे परिभाषित होगी और कौन परिभाषित करेगा। क्यों हमें बार बार अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए दस्तावेजों की शरण में जाना पड़ता है। आपके पास कोई निश्चित दस्तावेज नहीं है जो हमारी नागरिकता को साबित करे, और आप हर बार एक बहाना ले आते हैं। कभी कहते हैं ये डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है, कभी कहते हैं वो डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है। तो आखिर ओबीडी जिसको बोलते हैं, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो बोलते हैं, हमारी नागरिकता का कोई क्यों नहीं है। इसलिए ये आपने ठीक ही कहा था, आप फिर अपनी बात पर ध्यान दीजिएगा। ये एक स्ट्रक्चरल मुद्दा है और इस मुद्दे से अपने ही जजमेंट को देने के बाद भी उससे बचाव का रास्ता देने के लिए भी इसे लार्जर बेंच पे भेजा जा सकता है। मैं ये कह रहा करता है, मैंने बोला ना आपको, जी करता है। ठीक है प्रफुल्ल जी, मुझे एक बात कहनी है। मैं नहीं, एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अर्धनग्न किया है। 22 तारीख तक इंतजार कीजिए, जब 65 लाख लोगों की पोल खुलेगी, ये पूरी तरह नंगे हो जाएंगे। और जो आशंका प्रफुल्ल जी व्यक्त कर रहे हैं, वो आशंका ये कर नहीं पाएंगे, करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जन आंदोलन तब तक बन जाएगा। इनकी पोल खुल चुकी है, अब ये चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ। 17 तारीख के बाद से ये जो बिहार में जो पदयात्रा होने वाला है 16 दिन की, उससे इसको जो मोमेंटम मिलेगा, उस मोमेंटम को आप समझ सकते हैं कि उसके बाद फिर देश के गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये बात फैल जाएगी, ये वोट चोरी की जो बात है। बिल्कुल। आज तो देखा उत्तराखंड में एक तिरंगा रैली चल रही थी, स्टूडेंट्स उसमें थे, और एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेला, सैकड़ों की संख्या में बच्चे थे जो जा रहे थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। हमने कहा देखिए ढेर सारे बच्चे जा रहे हैं, किसी ने हालांकि कुछ कहा, लेकिन वो बोलता रहा व्यक्ति को। तो ये सुनील जी, मैं आपके पास आता हूँ।
अगर मैं अपनी बात पे फिर से हेडिंग पे आ जाऊं कि हुई मतदाताओं की जीत, चुनाव आयुक्त और मोदी हारे, किसकी जीत है? मतदाताओं की जीत है। ये लड़ाई जो है विपक्ष ने जीती है। नहीं नहीं, आम आम मतदाताओं की जीत है ये, और संविधान की जीत है, या उन लोगों की शर्मनाक पराजय है जो बिना वोट हासिल किए सत्ता हासिल करना चाहते थे, या उन षड्यंत्रों का पराजय है जो बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार छीनने की कोशिश कर रहे थे। और जीत तो आम नागरिक की है। और आप देखिए कि पूरी लड़ाई आम न्यायालय में आम नागरिकों ने इसकी लड़ाई, मतलब जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे एक सांसद भी जो जिसने दाखिल किया, आम नागरिकों का प्रतिनिधि है। कोई राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल के रूप में सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था, और बिहार का आम नागरिक सड़कों पर है, उसके मन में नाराजगी है। ये अगर एक सीमित संख्या में लोग गए वहां सर्वोच्च न्यायालय में बताने के लिए, अपना विरोध दर्ज करने के लिए, तो ये आम नागरिक है। ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था इसीलिए रची गई थी कि आम आदमी मताधिकार से बाहर हो जाए, चुनाव की प्रक्रिया से बाहर हो। तो एक लाइन और सुनील जी ऐड करते, उसको थोड़ा सा 2 लाइन में बोल दीजिएगा कि इसका मतलब जो हम सब चर्चा कर रहे थे कि बिहार क्या कुछ नया करेगा, बिहार कुछ करेगा, बिहार ने करके दिखा दिया, लगता है कर दिया, बिहार ने नया कर दिया। यह एक लगातार संघर्ष चला, वहां के लोग बाकायदे इस पर प्रतिरोध करते रहे, लगातार करते रहे, और आज भी इसको लेकर सजग है। वो एक बात जो प्रफुल्ल जी की आशंका है कि लार्जर बेंच को भेजा सकता है, लार्जर बेंच में भी या तो इन दोनों जजों के बीच में असहमति हो जाए। असहमति होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जो 2 प्रमुख मुद्दे थे उन पे दोनों सहमत है। वह मुद्दा है कि जिनका नाम हम मतदाता सूची से हटा रहे हैं उनको सार्वजनिक करना, उस पर दोनों सहमत है। और एक बड़ा विषय था जिसको निर्वाचन आयोग मानने के लिए तैयार नहीं था, वो था आधार कार्ड और इपिक को एक मतदाताओं के पहचान के रूप में स्वीकार करने की, उसमें भी दोनों असहमत है। अब केवल अधिक से अधिक सवाल हो सकता है कि एसआईआर कराया जाए या न कराया जाए, वो बड़ा विषय नहीं है। एसआईआर अगर इन दोनों आधारों पर, अगर दोनों जो जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने इनको एसआईआर करने की को रोक नहीं लगाई, वह केवल इसीलिए है कि आप ये तरीका अपनाइए। अगर कार्यशैली में गड़बड़ी हुई और वह आम मतदाताओं के हितों के खिलाफ गई, या जिस तरीके जो एसआईआर के परिणाम अगर सामने आएंगे तो अलग क्या बात है। लेकिन अब यह किसी लार्जर बेंच में जाने की दूर दूर तक इसकी संभावना है नहीं। जी शुक्ला सर, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, लार्जर बेंच की आशंका खत्म कर दीजिए। लार्जर जनता से बड़ी लार्जर बेंच नहीं है। ये मतदान जनता में चला गया है, जनता में चला गया, वो बड़ी लार्जर बेंच है, वो अपने आप ठीक कर देगी। उसने आज इतना प्रेशर बनाया है जनता ने कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये निर्णय देना पड़ा, मैं मानता हूँ देना पड़ा, और निर्वाचन आयोग की खाल उतार ली उसने आज। तो लार्जर बेंच जो है जनता से बड़ी कोई लार्जर बेंच नहीं है, ये मामला वहां जा चुका है। निर्वाचन आयोग की खाल उतार दी, इस लाइन से पूरी तरह मैं सहमत हूँ। खाली सुप्रीम कोर्ट के प्रति थोड़ा मैं रखता हूँ कि नहीं, हम थोड़ा शिष्ट भाषा में बात करें। चुनाव आयोग से इसी भाषा में बात करनी चाहिए, जिस तरह से ज्ञानेश गुप्ता ने प्रदर्शन किया है, उनसे इसी भाषा में बात करनी चाहिए। जो है ज्ञानेश कुमार जी कह रहे थे कि 2 करोड़ लोगों का नाम कटेगा, काट के दिखा दीजिए। ज्ञानेश कुमार जी ने कहा, अमित शाह जी का नाम बचेगा कि कटेगा मुझे नहीं पता। तेजस्वी का बयान में सुन रहा था कि जब एक बार भारत भाई वो कह रहे हैं कि जब आया अभी कर रहे हैं, जब बिहार के नागरिक काई करा देंगे तो समझ में आएगा। जिस तरह से अफवाह चल रही है कि राजीव कुमार देश छोड़ के भाग गए हैं, ये अफवाह भी पूरी तरह इनके ताबूत में कील ठोक देगी अगर ये सच हुई तो। दूसरी चीज, अनुराग ठाकुर ने आज जो इतना किया है, मतलब 5 कॉन्स्टिट्यूंसी की 1 लाख की मतदाताओं की सूची लेके आ गए, इसका मतलब डिजिटल आपके पास है मामला सारा। ये खुद फंस गए अपने खेल में अभी। बिल्कुल पवन खेरा ने ये बात कही है। खैर मैं इसलिए लार्जर बेंच चला गया मामला। ठीक है। बेसिकली क्या होता है, देखिए, अगर दोनों जजेस में ये जो डबल बेंच है, इसमें अगर कुछ कन्फ्लिक्टिंग होता है, यानी 2 जज में से अगर कोई मतविरोध होता है और संवैधानिक जो प्रावधान है उसके ऊपर अगर कोई ऐसी क्वेश्चन, सवालिया निशान लग जाता है,
तो फिर इसको लार्जर बेंच में जाने के लिए रेफर करने का सवाल आता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो दोनों जजेस जो है वो तो सहमत कॉन्फ्लिक्ट एक मत है। सहमत दोनों है। सहमत, बिल्कुल, बिल्कुल सही।